तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हम लोग ने क्या बोला था कि मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग हमें 3 चीज़ों में मिला। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि। कुछ समय तक जो ब्रज भाषा और अवधि जो है मेन जो है भाषा के रूप में रहा, लेकिन बाद में इनका पतन हो गया। पतन तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं इसकी जगह आज भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे जो एरिया में इसका फैला हुआ जो भाग है वो खड़ी बोली का प्रयोग, जो हिंदी का जो मेन जो रूट है उसको यही जो बोली है इसे हमको देखने को मिलता है। इनके प्रमुख रचनाकारों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला था कि प्रमुख रचनाकार से जो जो इनका जो रचना किए थे इस खड़ी बोली में, उसके आधार पर हमको भाषा का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकालीन हिंदी में प्रमुख रचनाकार कौन थे। तो ब्रज भाषा में जो प्रमुख रचनाकार थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रद्युम्न चरित्र ब्रज भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका सुधीर अग्रवाल ने रचना की थी। फिर अवधी भाषा में प्रयोग किया गया था मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद। फिर अवधी भाषा में जो प्रमुख जो आए थे वो सबसे मेन थे सूफी संत वाले लोग थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में क्या होता है कि मध्यकालीन जो हिंदी था, मध्यकालीन हिंदी था, ये मध्यकालीन हिंदी पूर्व जो मध्यकाल था उसको हम लोग क्या बोलते थे, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। और जो उत्तर मध्यकाल है, बाद का जो मध्यकाल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतिका। ठीक है, तो इस ब्रज भाषा को शिखर तक पहुंचाने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। ठीक, तो ब्रज भाषा का जो विकास है उसका मेन जो शिखर तक पहुंचाने का काम कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है सूर सागर, सूर सागर एक रचना है जिसका जो रचना किया था सूरदास जी ने, जिसे क्या बोला जाता है, अष्टछाप का अष्टछाप का जहाज बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने इसको शिखर तक पहुंचाया। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कवियों का भी हम लोग नाम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो है इन्होंने ब्रज भाषा में अपना योगदान दिया। सूरदास जी थे जिसे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग याद रखना चाहिए। ठीक है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास जी को। ठीक है, इसके साथ साथ अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें योगदान देते गए ब्रज भाषा में। उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कि शुद्ध देवतावाद के कौन थे, शुद्ध देवतावाद के जो कवि थे वो सूरदास जी थे, सूरदास जी थे। फिर निम्बकाचार्य जो संप्रदाय का था, निम्बका निम्बार का समुदाय। ठीक है, निम्बार का समुदाय बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, निम्बार्क। निम्बार्क समुदाय के अंतर्गत नंददास। ठीक है, फिर चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत श्री भट्ट। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, शुद्ध देवतावाद के अंतर्गत सूरदास और नंददास थे। ठीक है, फिर निम्बका के अंतर्गत, निम्बार्क के अंतर्गत कौन कौन थे, श्री भट्ट थे। यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फिर श्री भट्ट। और चैतन्य संप्रदाय में कौन थे, गदाधर भट्ट। ठीक, तो चैतन्य, निम्बार्क और चैतन्य शुद्ध द्वैतवाद। और फिर जो है यहाँ पर जो राधा कृष्ण संप्रदाय वाले थे, राधा कृष्ण संप्रदाय वाले थे, इसमें जो है मेन में जो कवि थे उसका नाम है रस खान। ठीक है, रस खान, मीराबाई, ये प्रमुख कवित्री और कवि थे। ठीक है, जिन्होंने ब्रज भाषा को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। तो मध्यकालीन हिंदी में हम लोग क्या देखें कि मध्यकाल में ब्रज भाषा में कौन कौन से कवि थे। ठीक है, कौन कौन से कवि थे, और ब्रज भाषा में जो कृष्ण भक्त कवियों का मेन जो है इम्पोर्टेंस रहा है। ठीक है, और सूरदास जी थे जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी जिसे अष्टचाप का जहाज कहा जाता है।
इसके साथ साथ अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इस ब्रज भाषा में अपना रचना किए, जिसमें शुद्ध द्वैतवाद का सूरदास, नंददास, फिर निम्बार्क समुदाय का श्री भट्ट, फिर चैतन्य संप्रदाय का गदाधर भट्ट, फिर राधा कृष्ण कवियों में रस खान मीराबाई थे। अब देखते हैं, ये तो कुछ चीज़ें जो है भक्ति काल से संबंधित है। उत्तर रीतिकाल, जैसे कि उत्तर मध्यकाल में हम लोग क्या देखते हैं, रीतिकाल है। रीतिकाल में जैसे कि कुछ कवियों के नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर केशव दास, केशव दास था वो रीतिकाल से था। रीतिकाल में जिन्होंने ब्रज भाषा का विकास किया, फिर मतीराम हो गया, फिर बिहारी हो गया, फिर देव, फिर पद्माकर, ठीक है, फिर भिखारी। ये जो है प्रमुख जो है भिखारी, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है ऋतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में अपना विकास किया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अवधी भाषा में। अवधी भाषा में कौन कौन से रचना किए उसको हम लोग देख लेते हैं। अवधी भाषा में जो है सबसे जो है इनको शिखर तक पहुंचाने का काम कौन किया था, सूफी सूफी संत के लोग, और जो प्रेम मार्गी शाखा के लोग, प्रेम मार्गी शाखा के जितने भी कवि थे, उन्होंने इनका अवधी भाषा का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख रचनाकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, जैसे कि कुतुबन कुतुबन जिन्होंने मृगावती की रचना की, मृगा मृगावती, वर्ती नहीं ना, वती, मृगावती की रचना की। फिर जो है जायसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जायसी जो है पद्मावत की रचना की, ठीक है, पद्मावत की रचना की। फिर जो है मंझन, जिन्होंने मधुमालती की रचना की, ठीक है। फिर आलम हो गया, फिर उस्मान हो गया, फिर नूर मोहम्मद। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जायसी। जायसी के साथ साथ एक और कवि का नाम जुड़ता है जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुलसीदास सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक रचना की था जिसका नाम है रामचरित मानस, और इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, जिसको बोलते हैं उसको भैंसबाड़ी अवधी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। भैंसबाड़ी अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास ने किया था, ठीक है। तो अवधी भाषा को शिखर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास और जायसी, इनकी जो रचनाओं ने अवधी भाषा को सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। तो तुलसीदास का रामचरितमानस और भैंसबाड़ी भाषा में इन्होंने लिखा, भैंसबाड़ी अवधी भाषा में लिखा। जैसी ने पद्मावत लिखा। अवधी भाषा में सूफी प्रेम मार्गी शाखा का, सूफी और प्रेम मार्गी कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर खड़ी बोली। खड़ी बोली में देखने को मिलता है, खड़ी बोली जो है इनका जो है मुख्य केंद्र था वो उत्तर भारत था, ठीक है। बाद में ये खड़ी बोली जब दक्षिण में आया तो कुछ कुछ संतों ने उत्तर से दक्षिण जो जब प्रस्थान किया तो इन खड़ी बोली का प्रयोग करते गए, ठीक है। कुछ जो मध्यकालीन जैसे कि खड़ी बोली प्रयोग करने वाले जो कवि थे उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कवि थे। जैसे कि यहाँ पर कबीर, नानक, दादू, फिर मलुकदास, फिर रज्जब, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मध्यकालीन समय में क्या किया था, खड़ी बोली का जो रचना किए थे, जिसमें खड़ी बोली का मेन योगदान देखने को मिलता है वो कबीर, नानक, दादू, मलकुदास और रज्जब के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो पढ़े हैं वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हो गए। अब देखते हैं आधुनिक आधुनिक कालीन, ठीक है। आधुनिक कालीन भाषा, या इसको बोल सकते हैं हिंदी। आधुनिक कालीन हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं
तो आधुनिक कालीन हिंदी में क्या क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर आधुनिक कालीन हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ था, हिंदी का जो विकास सबसे जो है विकास हुआ था वो 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के बीच तक, 20वीं सदी के मध्य तक हुआ था। ठीक है, तो ये आधुनिक हिंदी का प्रयोग है। और आज के समय में जो खड़ी बोली का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, यही खड़ी बोली बाद में हिंदी बनकर मिला। ठीक है, ठीक है। तो इस खड़ी बोली का प्रयोग कैसे हो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, खड़ी बोली हमने क्या क्या पढ़ा कि ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली के बारे में पढ़ा, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन हिंदी भाषा के बारे में। तो खड़ी बोली इसका मैंने पहले ही बताया था कि खड़ी बोली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो खड़ी बोली के साथ ही सारे हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, खड़ी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली का सबसे प्रयोग खड़ी बोली का जो हम लोग देखते हैं, इसमें रचना कौन कौन सा रचना था हम लोग इसको पहले ही देख चुके थे। देखिए, यहाँ पर आज के समय में सबसे जो है, जब इन भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिन खड़ी बोली का जब हम लोग देखने को मिलता है, खड़ी बोली का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ से देखने को मिला है? जब अंग्रेज आए थे, जब क्या थे, अंग्रेज आए थे, तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था, एक फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। ठीक है, कलकत्ता में क्या बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। अब इस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और खड़ी बोली का प्रयोग होता था। बाहर में भी कुछ कुछ लोग इसका जो नहीं पढ़ पाते थे वो लोग इनका प्रयोग करते थे, और अंदर में भी करते थे। अंदर में जिन लोगों ने खड़ी बोली को विस्तार दिया, ठीक है, उनका क्या का नाम था, सदासुख लाल नियाज। ठीक है, इसे क्या बोलते थे, नियाज, सदासुख लाल, जिसको क्या बोलते थे, नियाज। और क्या था, इंसा अल्लाह खां, जो इंसा अल्लाह खां, ये क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बाहर इन्होंने रचना की थी। ठीक है, अब जो है इनके जो अंदर में थे, अंदर में थे कौन, अंदर में क्या, एक आदमी था जिसका नाम था लल्लू लाल जी। ठीक है, इन्होंने प्रेम, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र, इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं खड़ी बोली, ये क्या है, भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पर आधुनिक हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ पर देखे क्या थे हम लोग, आधुनिक हिंदी में 19वीं और 20वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ, खड़ी बोली हुआ, खड़ी बोली से ये हिंदी में आया। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लेते हैं, भारतेंदु के पूर्व युग। ठीक है, फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, फिर यहाँ पर आता है द्विवेदी युग। ठीक है, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी। ठीक है, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, प्रयोगवादी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं कि खड़ी बोली में इनका जो विकास हुआ था, खड़ी बोली में क्या विकास हुआ था, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, आधुनिक हिंदी के तहत हम लोग क्या देखे थे कि जब अंग्रेज आए थे तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था, जिसमें अंदर में और बाहर में अलग अलग हमको कवियों को देखने को, जो भी रचनाकार थे इसको देखने को मिलता है। बाहर में सदर सुखलाल नियाज, इंसाल्लाह खान, जिन्होंने भारतेंदु पूर्व युग में क्या किया था, खड़ी बोली का प्रयोग किया था। फिर अंदर में क्या था, लल्लू लाल जी और सदर मिश्रा ने खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु पूर्व युग में किया था। अब जो है इन्हीं भारतेंदु पूर्व युग में दो रचनाकार और हुए, जिसका नाम थे शिव
प्रसाद, जिसका नाम सितारे हिंद, सितारे हिंद में इन्होंने रचना की। और एक का नाम था राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने क्या किया था, खड़ी बोली में आज के समय में रचना किया था। ठीक है, खड़ी बोली में आज के समय में रचना किया था। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारतेंदु युग के बारे में पढ़ देंगे। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारतेंदु पूरे युग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कलकत्ता कॉलेज में अंदर और बाहर में जो जो रचनाकार मिले थे उसके बारे में। भारतेंदु युग एक तरीके से है, यहाँ से शुरू होता है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। भारतेंदु युग का जो शुरुआत होती है वो 1850 से 1900 ईसा तक। ठीक है, अब इस भारतेंदु युग में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है। दो चीज़ें क्या क्या, इसमें गद्य की रचना होती है, जो है प्रमुख। देखिए, भारतेंदु युग में मुख्य रूप से गद्य की रचना देखने को मिलती है, लेकिन पद्य की रचना यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इनका यहाँ पर रचना नहीं होती है। ठीक है, और जो गद्य की जो रचना होती है, जो इस युग में सबसे महत्वपूर्ण थी, और इन्हीं के युग में गद्य की जो रचना है एक नई दिशा में चली। ठीक है, नई दिशा में चली। फिर भारतेंदु युग में क्या हुआ था, गद्य की रचना हुई थी। भारतेंदु ने एक मंडल भी बनाया था, जिसका नाम था भारतेंदु मंडल। ठीक है, इस मंडल में क्या होता था कि गद्य की रचना होती थी। ठीक है, गद्य की रचना होती थी और खड़ी बोली में इनका प्रयोग होता था। खड़ी बोली में इनका प्रयोग होता था, पद्य का इसमें पूरी तरह से अभाव होता था। तो ये भारतेंदु युग में था, जिसका रचना क्या हुआ था 1800 से 1850 से 1900 ईस्वी के बीच। फिर यहाँ पर होता है द्वितीय युग, ये होता है 1900 से 1920 तक। ठीक है, 1900 से 1920 तक सबसे महत्वपूर्ण था, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, साहित्य की जो रचना हुई थी, साहित्य की जो एक में रचना हुई थी, जिसमें नाम था सरस्वती संपादक, सरस्वती संपादक। ठीक है, और इस रचना का जो रचनाकार है उसका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इसमें हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है। दो चीज़ें क्या क्या देखने को मिलती है, जो ब्रज भाषा था, जो ब्रज भाषा का हम लोग उसमें विकास देखने को मिला था, कुछ कुछ जो ब्रज भाषा का जो अंश था वो बचा हुआ था। तो इसमें जो है भाषा वो क्या बन गई, भाषा क्या बन गई यहाँ पर, बोली बन गई। ठीक है, ब्रज भाषा बोली, मतलब जो भाषा था वो पहले से ही एक बोली था, लेकिन जो भाषा था यहाँ पर इसमें जो है भाषा था वो बोली बन गई। ठीक है, मतलब एक क्या बोल गया, एक कम क्षेत्र में यह सीमित रहकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो खड़ी बोली है वो बोली क्या बन गया, भाषा बन गया। ठीक है, बोली क्या गया बन गया, भाषा बन गया। और इसमें इस खड़ी बोली में मुख्यतः गद्य और पद्य दोनों की रचना देखने को मिलती है, दोनों की रचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग का कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर हम देखने को, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, छायावाद के बारे में पढ़ते हैं। छायावाद के बारे में, छायावादी युग, ये 1920 से लेकर 1936 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें जो है साहित्य, खड़ी बोली का विकास छाया युग में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, छायावादी युग में साहित्य जो भाषा है, मतलब साहित्य की जो रचना, जितनी भी साहित्य की रचना हुआ खड़ी बोली में, इसमें सबसे ज़्यादा छायावाद में हमको देखने को मिलता है। इसमें प्रमुख जो रचनाकार थे, इसका नाम था प्रसाद, महावीर प्रसाद। ठीक है, पंत, फिर निराला, सुमित्रानंदन पंत, फिर
निराला, फिर महादेवी वर्मा, फिर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये छायावाद का प्रमुख रचनाकार है। इसमें भी गद्य और पद्य की रचना दोनों शामिल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। छायावाद के बाद हमको एक और देखने को मिलता है प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। ठीक है, जिसमें प्रगतिवादी युग है वो 1936 से 1946 तक, और प्रयोगवादी युग है वो 1946 से लेकर अभी तक। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमको इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन इसका जो है, इसका जो समय है उसको देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना समय से कितना समय तक रहा। मेन जो यहाँ पर हम लोग देखे डिस्कस किए थे उसका क्या क्या नाम है। भारतेंदु पूर्व युग के बारे में पढ़े, जिसमें खड़ी बोली के बारे में पढ़े, जैसे कलकत्ता कॉलेज था उसके बाहर अंदर में कैसे कैसे रचना हुई। फिर भारतेंदु युग के बारे में पढ़े, इसमें 1900 से लेकर 1850 से लेकर 1900 तक। ठीक है, फिर द्विवेदी युग में पढ़े, जिसमें द्विवेदी युग में क्या हुआ था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य संस्कृति संपादक की रचना की थी, जो सबसे मेन था। ठीक है, फिर यहाँ पर छायावादी युग के बारे में पढ़े, इसमें गद्य और पद्य दोनों की रचना थी। इसमें भी गद्य और पद्य की दोनों रचना थी द्विवेदी युग में। इसमें केवल गद्य की रचना थी। ठीक है, द्विवेदी युग में क्या बोले थे कि भाषा जो है बोली बन गई और बोली जो है भाषा बन गई। ठीक है, छायावादी के बाद हम लोग देखें प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक हिंदी भाषा का इसको विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी भाषा का विकास हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मेन जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है कैसे कैसे इनको संविधान के रूप में कैसे कैसे इसको धर्म सुधारक और जो जो इनकी जो भाषा का प्रयोग होता रहा है वो कैसे कैसे होता रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।